नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक जो हमारा राजस्थान के फिजिकल डिवीजन को लेकर हमने स्टार्ट किया था, उसके 3 फिजिकल डिवीजन्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। 3 भौतिक प्रदेशों को अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें अपना डेजर्ट वाला पार्ट, अरावली वाला पार्ट और राजस्थान का जो ईस्टर्न प्लेन है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। तो अब बचा हुआ जो भाग है राजस्थान का, वो है राजस्थान के सदर्न ईस्टर्न प्लेट्यू, या जिनको हम नाम देते हैं हिस्टोरिकल नेम हाड़ा राजाओं के एरिया के रूप में, अर्थात हाड़ौती क्षेत्र के रूप में। तो इसको एक डायरेक्शन वाइज हम कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार, और हाड़ा वंशजों का जहां रूल्ड एरिया शासित क्षेत्र रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको नाम दे सकते हैं हाड़ौती पठार। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके फॉर्मेशन या निर्माण की। तो हाड़ौती पठार का निर्माण कहा जाता है जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, उस उद्गार में निकलने वाला जो मैग्मा है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के रूप में होता है, और जब बाहर की ओर निकलता है तो ये लावा के रूप में। तो निकलने वाला जो मैग्मा है वो लावे के रूप में उद्गारित होकर बेसाल्ट चट्टानों को बनाता है। यानी कौन से लावे के रूप में, कौन से चट्टानों के रूप में? बेसाल्ट, जो कि सामान्यतः अधिक तरल होती हैं, और अधिक तरल होने के कारण ये दूर तक बहता है, जिससे ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लैट या समतल बनता है। तो इस प्रकार की कलाकृतियों को अपन कहते हैं प्लेट्यू या पठारी भाग। और सामान्यतः जब लावा गाढ़ा होता है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं माउंटेन या पर्वत। तो पर्वतों के निर्माण में मुख्यतः गाढ़े लावे का योगदान होता है, और सामान्यतः पठारों के निर्माण में तरल लावा, जिसको हम कहते हैं बेसाल्ट लावा। तो हाड़ौती पठार का निर्माण भी बेसाल्ट लावे से हुआ है। तो जनरली एग्जाम में जब पूछा जाए इसके निर्माण में बेसाल्ट, या इसके लिए एक दूसरा शब्द भी यूज करते हैं अपन, पेठिक लावा। तो राजस्थान में पेठिक लावा या बेसाल्ट लावे से बनी हुई भौतिक संरचना कौन सी है, या फिजिकल डिवीजन कौन सा है? देन आंसर आपका रहेगा हाड़ौती पठार। तो इसमें इसके निर्माण के बारे में अपन देखें तो फॉर्मेशन, इट इज फॉर्म्ड बाय बेसाल्ट लावा। इसका निर्माण बेसाल्ट लावे से हुआ है, जिसका उद्गार किससे होता है? वोल्केनिक पार्ट या ज्वालामुखी से। अब जो बेसाल्ट लावा होता है उसका इरोजन या अपर्दन जल्दी होता है, और इसके अपर्दन या इरोजन से बनने वाला जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो काले रंग का होता है। अर्थात बेसाल्ट चट्टानें टूटने के बाद उससे बनने वाली जो मिट्टी है वो काली मिट्टी होती है, जिसमें सामान्यतः कॉटन या कपास अधिक उत्पादित होता है। तो इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो मुख्यतः ब्लैक सॉइल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में अपने इसमें इंडिकेट किया है आगे वाले पॉइंट में कि ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन दिस फिजिकल रीजन। और इसका जो निर्माण काल है हमारा, वो निर्माण काल आपको एक फैक्चुअल वर्ड है जो आपको याद रखना है कि इसका जो क्रिटेशियस टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड को इसका निर्माण काल माना जाता है। तो हाड़ौती पठार का निर्माण किस समय में हुआ? क्रिटेशियस। जैसे हम अरावली में लिखते हैं प्री कैम्ब्रियन, मैदानी भाग में लिखते हैं प्लीस्टोसिन, डेजर्ट एरिया में हमने फॉर्मेशन टाइम पीरियड लिखा था ट्रसरी टाइम पीरियड या ट्रसरी काल। तो उसी तरीके से हाड़ौती में लिखा जाता है क्रिटेशियस टाइम पीरियड। अब इसमें आता है स्टडी ऑफ हाड़ौती या सदर्न ईस्टर्न प्लेट्यू। तो राजस्थान के इस फिजिकल डिवीजन को, जैसे कि अभी तक सभी फिजिकल डिवीजनों की स्टडी जो हमने की है, उनका एक निश्चित डिवाइडेशन हमने किया था। यानी हर एक भौतिक प्रदेश को किसी निश्चित भाग में बांटा जाता है, और इसी तरीके से हाड़ौती का डिवाइडेशन भी निश्चित भागों में है। जैसे अरावली का हमने 3 भागों में किया था, डेजर्ट को हमने एरिड और सेमी एरिड 2 भागों में डिवाइड किया था। राजस्थान के मैदानी भाग में हमने माही का मैदान, बनास और बाणगंगा का मैदान जो एक साथ पड़ा था, और एक चंबल का मैदान, यानी नदियों के मैदानों को 3 भागों में डिवाइड किया था। उसी तरीके से हाड़ौती में जो डिवाइडेशन है ये 2 तरीके से किया जाता है। इसके 2 तो मेन डिवीजन माने जाते हैं, यानी 2 मुख्य भाग किए जाते हैं, और इसके 3 सब डिवीजन माने जाते हैं, यानी गौण भाग किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, हाड़ौती डिवाइड्स इनटू 2 मेन पार्ट एंड 3 सब डिवीजन पार्ट्स। तो अपन ने जो लास्ट में देखा है इसमें कि हाड़ौती को अध्ययन की दृष्टि से हमारे मुख्यतः 2 मुख्य भाग और 3 गौण भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी 2 मेन डिवीजन एंड 3 सब डिवीजन पार्ट्स। अब ये जो आपके डिवीजन है, इसमें मुख्य डिवीजन यानी मेन भाग कौन से हैं, वो कंप्लीट करने के बाद में जो 3 सब डिवीजन भाग हैं वो कौन से हैं,
उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाड़ौती के जो मेन डिवीजन या जो मुख्य भाग हैं वो कौन से हैं। तो हाड़ौती के जो मुख्य भाग है उसमें एक तो आता है उसके नीचे वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं डेक्कन लावा प्लेट्यू यानी दक्कन लावा पठार, जो उसके सदन की ओर होने के कारण इसको दक्कन बोला गया है। और एक दूसरा है विंध्यन माउंटेन का वो भाग जो राजस्थान की ओर फैला हुआ है, जो हाड़ौती के अटैच में है। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में हम विंध्यन माउंटेन को अलग से पढ़ते हैं और अरावली को अलग से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ राजस्थान में जो विंध्यन वाला पार्ट राजस्थान के पास है उसको हम हाड़ौती के अंदर कवर करते हैं और इस हिस्से को लिया जाता है विंध्यन स्कार्पलैंड अर्थात विंध्यन कगार के नाम से इसको लिया जाता है। तो विंध्यन कगार वाला हिस्सा ये भी राजस्थान में हाड़ौती का ही भाग है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है कई बार कि विंध्यन स्कार्पलैंड या विंध्यन वाला हिस्सा राजस्थान के किस फिजिकल डिवीजन में है। तो आंसर रहेगा मेन पार्ट ऑफ हाड़ौती, के मुख्य भाग हाड़ौती का है। या राजस्थान में जो दक्कन लावा प्लेट्यू बोला जाता है वो मुख्यतः किस फिजिकल डिवीजन में कवर होता है, तो यह भी हाड़ौती के मेन डिवीजन के रूप में होता है। अब इसमें स्टार्टिंग करेंगे अपन पहले दक्कन लावा प्लेट्यू और बाद में विंध्यन स्कार्पलैंड। उससे पहले अपन ये देखेंगे दक्कन लावा प्लेट्यू की लोकेशन कहाँ पे आती है और विंध्यन स्कार्पलैंड है हाड़ौती में कहाँ लोकेटेड या कहाँ स्थित है। जैसे राजस्थान वाला ये जो पार्ट है इसमें मेन पोर्शन जो है हाड़ौती वाला, इस हाड़ौती के नीचे वाला ये जो भाग है ये मध्य प्रदेश का मालवा पार्ट, और इस मालवा का जो हिस्सा राजस्थान की ओर फैला हुआ है यह हाड़ौती के सदर्न पार्ट के रूप में है जिसको नाम दिया जाता है दक्कन लावा प्लेट्यू, दक्कन लावा पठार। और जो दूसरा भाग है राजस्थान के पूर्व से लेके और इनके नीचे से फैला हुआ है यह आता है विंध्यन माउंटेन, लेकिन इसका राजस्थान की ओर जो फैला हुआ हिस्सा है इसको नाम दिया जाता है विंध्यन कगार या विंध्यन स्कार्पलैंड। इसे विंध्यन कगार के नाम से जानते हैं। तो दोनों जो मेन डिवीजन है विंध्यन कगार और दक्कन लावा प्लेट्यू यह हाड़ौती के मुख्य भाग के रूप में लिया जाता है, जबकि हाड़ौती वाला जो पोर्शन बचा हुआ है इसको पढ़ा जाता है इसके सब डिवीजन पार्ट या गौण भागों के अंदर। तो एक तो इसका जो सदर्न वाला पार्ट है दक्कन लावा प्लेट्यू, इसके दो भाग राजस्थान में बनते हैं, यानी ये राजस्थान में मुख्यतः दो एरिया में या दो डिविजन्स में फैला हुआ है, जिसमें झालावाड़ और प्रतापगढ़ की ओर इसको कहते हैं मालव रीजन या मालव प्रदेश, और एक ऊपर वाला हिस्सा जहां चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा एरिया है उसको कहते हैं ऊपर माल। ऊपर का मीनिंग उत्तर की ओर और माल यानी पठारी भाग, तो इसके ऊपर वाले हिस्से को नाम दिया जाता है ऊपर माल प्लेट्यू। तो इसके दो भाग होते हैं, एक तो मालव रीजन और एक दूसरा ऊपर माल प्लेट्यू। और विंध्यन स्कार्पलैंड है जो मुख्यतः राजस्थान के डांग वाले एरिया मीनिंग करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, उसके बाद में राजस्थान के मुख्यतः हाड़ौती वाले क्षेत्र को कवर करती है जिसका मीनिंग होता है कोटा, बूंदी, बारा एंड झालावाड़। तो इसमें एक तो ये जो पॉइंट है हाड़ौती के अंदर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, ये भी इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है। ये अगर हम समझें तो ये इस तरीके से है, जैसे इस साइड में हमारे अरावली माउंटेन, अरावली और हाड़ौती के बीच में यहाँ पे एक भ्रंश या एक फॉल्ट या एक दरार है, और इस दरार या भ्रंश को नाम दिया जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी जीबीएफ। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट यानी महान, बाउंड्री यानी सीमा या सीमांत, फॉल्ट यानी भ्रंश, अर्थात महान सीमांत भ्रंश के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो राजस्थान के पठारी भाग और पर्वतीय भाग अर्थात हाड़ौती और अरावली हिस्से को अलग करता है। और इसका विस्तार मुख्यतः चित्तौड़, भीलवाड़ा और हाड़ौती के ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट बूंदी से और बाद में डांग एरिया की ओर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर की ओर विस्तृत है, और फिर यह राजस्थान के बाहर की ओर इस साइड में फैला हुआ है। इसका मीनिंग राजस्थान के दो फिजिकल डिवीजन को अलग करता है,
एक तो प्लेट्यू पोर्शन को अर्थात हाड़ौती को, और एक दूसरा माउंटेन पार्ट्स को अर्थात अरावली को। तो जो अभी आपको बताया था कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है, तो हिंदी में इसका मीनिंग लेते हैं अपन महान सीमांत भ्रंश। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इट इज ए फॉल्ट, कि एक भ्रंश है। इट्स लोकेटेड बिटवीन हाड़ौती एंड अरावली, जो अरावली और हाड़ौती के मध्य स्थित है। सॉरी, यह राजस्थान के कौन से एरियाज को कवर करता है, तो इसमें एक तो एरिया कवर होते हैं चित्तौड़ और भीलवाड़ा वाला, उसके बाद में हाड़ौती का उत्तरी भाग बूंदी, और बाद में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर अर्थात डांग एरिया। ये वाले आपके बीहड़ क्षेत्र में या डांग रीजन में माने जाते हैं। तो राजस्थान के इन क्षेत्रों में महान सीमांत भ्रंश को माना जाता है। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, पहले पूछा भी गया क्वेश्चन कि महान सीमांत भ्रंश राजस्थान में कहाँ लोकेटेड है। तो अगर फिजिकल डिवीजन पूछे जाए तो इट्स लोकेटेड बिटवीन अरावली एंड हाड़ौती, यह है अरावली और हाड़ौती के मध्य स्थित है। और पहले एग्जाम में इसके जिले पूछे गए कि राजस्थान के कौन से जिलों से यह संबंधित है। तो इसमें जो जिले इसके लिखे हुए हैं या जो डिस्ट्रिक्ट इसमें मेंशन है, इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद में जो हाड़ौती के दो भाग मैंने आपको बताए थे, उसके अंदर पहला जो भाग है वो लेंगे अपन दक्कन लावा प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार। तो दक्कन लावा पठार एक भारत में महाराष्ट्र की ओर आता है, उसको नाम ये दिया जाता है दक्कन पठार, दक्कन प्लेट्यू। जबकि राजस्थान की हाड़ौती का जो पोर्शन है उसको नाम दिया गया है दक्कन लावा प्लेट्यू, जो कि मुख्यतः राजस्थान में दो एरिया के रूप में फैला हुआ है। एक तो मालव क्षेत्र के रूप में यानी मालव रीजन के रूप में, जनरली ये मालवा या इस नाम से आ सकता है मालव। मालव रीजन या मालव प्रदेश, जिसका एरिया राजस्थान के 4 जिलों में है, सॉरी मालव के रूप में 2 जिलों में है। जो दक्कन प्लेट्यू है ये मुख्यतः 4 जिलों में है, जिसमें 2 में मालव के नाम से और 2 में ऊपरमाल के नाम से। तो मालव वाले एरियाज कौन से हैं, तो मालव में लिया जाता है प्रतापगढ़ एंड झालावाड़। तो इन दिस प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ आर इंक्लूडेड वेयर मालव प्लेट्यू रीजन एक्सटेंड, अर्थात राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ झालावाड़ वाला क्षेत्र है, ये मालव रीजन के रूप में जाना जाता है। जहां पे मध्य प्रदेश का कौन सा पठार स्थित है, जहां पे मालवा पठार स्थित है। तो इस क्षेत्र को अपन मालव रीजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश का कौन सा एरिया है, मालवा रीजन या मालवा पठार। दूसरा पार्ट आता है जो ऊपरमाल पठार के रूप में है या ऊपरमाल प्लेट्यू के रूप में, जो कि मुख्यतः चित्तौड़ और भीलवाड़ा की लोकेशन आती है, जिसमें चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ वाला पार्ट और जो भीलवाड़ा है उसका बिजोलिया पार्ट। तो इट इज ए प्लेट्यू रीजन एंड एक्सटेंड फ्रॉम भीलवाड़ा टू चित्तौड़गढ़ या फ्रॉम चित्तौड़गढ़ टू भीलवाड़ा, यानी जो भीलवाड़ा चित्तौड़ या चित्तौड़ से भीलवाड़ा के मध्य स्थित है उसको ये नाम दिया गया है। तो यह एक पठारी इलाका या पठारी क्षेत्र है जो भीलवाड़ा बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ तक विस्तृत है। तो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये अधिक अप्लाई किया जाता है ऊपरमाल वाला। तो ऊपरमाल की लोकेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, इस वाले पोर्शन को आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में याद रखना। और इसमें लोकेशन आती है या तो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट या लोकेशन जो मेन पैलेस है बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ वाला एरिया, ये जगह आपको याद रखनी है। भैंसरोडगढ़ है ये जगह, यानी पीपीटी में गलती से टाइपिंग में भैंसरोडगढ़ के रूप में इंडिकेट करना है आपको। इसके बाद में जो दूसरा हिस्सा आता है हाड़ौती का, जो दूसरा मुख्य भाग है विंध्यन एस्कार्पलैंड। विंध्यन एस्कार्पलैंड जो कि हाड़ौती और डांग एरिया की ओर विस्तृत है। तो एक तो इसका एरिया ध्यान रखना है, एरिया ऑफ विंध्यन एस्कार्पलैंड इज लोकेटेड इन हाड़ौती एंड डांग रीजन। तो हाड़ौती का तो लगभग ध्यान है, आपको पहले बताया हुआ भी है, कई बार ये शब्द रिपीट हो चुके हैं। डांग रीजन का मीनिंग है जो बीहड़ रीजन है, अर्थात कोटा के ऊपर वाला जो हिस्सा है, बूंदी के ऊपर वाला हिस्सा है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र हैं डांग। जबकि हाड़ौती में कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, तो उन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। रॉक्स एंड मिनरल्स फाउंड इन विंध्यन एस्कार्पलैंड,
तो जो खनिज विंध्यन स्कारप्लैंड में या वो चट्टानें जो विंध्यन स्कारप्लैंड में भंडारित होती हैं, उसमें एक आता है अपना सैंडस्टोन, जिसको हम नाम देते हैं बलुआ पत्थर। एक आता है इसमें लाइमस्टोन, जिसको नाम दिया जाता है चूना पत्थर। एक पार्ट आता है इसमें कोटा स्टोन, जो सामान्यतः ग्रे कलर का एक पत्थर होता है, जिसको हम नाम देते हैं। और एक इसमें होता है रेड स्टोन या लाल पत्थर, जो विंध्यन स्कारप्लैंड में धौलपुर और करौली की ओर अधिक पाया जाता है, और इस रेड स्टोन को हम धौलपुरी स्टोन भी बोलते हैं। और एक आएगा इसमें डायमंड या हीरे वाला पार्ट, यानी मुख्यतः ये जो मिनरल्स या रॉक्स होती हैं, ये विंध्यन स्कारप्लैंड में अधिक पाई जाती हैं, और इनमें सर्वाधिक पाया जाता है बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन जहां लिखा हुआ है उसके आगे ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं कि मैक्सिमम या ये सर्वाधिक पाया जाता है। तो हाड़ौती के जो दोनों मुख्य भाग थे, अर्थात सदन या जो दक्कन लावा प्लेट्यू है वो वाला हिस्सा, और दूसरा जो विंध्यन स्कारप्लैंड या विंध्यन कगार वाला जो पार्ट है वो वाला हिस्सा, दोनों हिस्से हमने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद में हाड़ौती को बांटा जाता है उसके सब डिविजनल पार्ट, अर्थात उसके गौण भागों में। तो सब डिवीजन पार्ट ऑफ हाड़ौती कितने माने जाते हैं? 3 भाग। अब इन 3 भागों के लोकेशन किस तरीके से हैं? तो ये हाड़ौती में इस तरीके से फैले हुए हैं। एक तो एक क्रिसेंट सेफ हिल्स यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के रूप में, जिसका ये ऊपर वाला हिस्सा बूंदी की ओर, जिनको हम कहते हैं बूंदी हिल्स, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है वो है कोटा झालावाड़ में। और इस एरिया को मिला के कहा जाता है मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स एंड बूंदी हिल्स, इन दोनों को मिला के नाम दिया जाता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। इसके बाद में नेक्स्ट है शाहाबाद उपरलैंड या जो अपरलैंड के रूप में शाहाबाद उच्च भूमि। तो शाहाबाद जो अपलैंड वाला जो पार्ट है या ऊंचा उठा हुआ भाग है, ये भाग आता है 12 के अंदर। और ये एक तो मुख्यतः सहरिया जनजाति या सहरिया जो ट्राइब्स है उसके लिए प्रसिद्ध है, और दूसरा इस एरिया में घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी स्थित है। घोड़े के नाल यानी घोड़े के पांव में जो लगती है ये वाला पार्ट। तो घोड़े की नाल मुख्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये 12 के अंदर शाहाबाद उच्च भूमि वाला पार्ट आता है, उसी में स्थित है। फिर आता है डग गंगधार क्षेत्र। तो डग गंगधार क्षेत्र है, यह हाड़ौती का गौण भाग है जो कि झालावाड़ में स्थित है। तो इसका लोकेशन भी आपको याद रखना है कि झालावाड़ के अंदर डग गंगधर रीजन भी स्थित है। तो एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कि राजस्थान में डग गंगधर क्षेत्र या रीजन कौन से एरिया में है? आंसर रहेगा झालावाड़। 12 वाला जो एरिया है उसको नाम देते हैं शाहाबाद उच्च भूमि या शाहाबाद अपलैंड वाला पार्ट। और इस साइड में जो नॉर्थ टू साउथ की ओर फैला हुआ हिस्सा है, इसको नाम दिया जाता है मुकुंदरा हिल्स, और बूंदी हिल्स को मिला के अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के रूप में। तो हाड़ौती के जो सब डिवीजन है वो 3 है। नॉर्थ से वेस्ट को कवर करते हुए अर्धचंद्राकार पहाड़ी, इसके ईस्ट वाले भाग 12 की ओर है शाहाबाद अपलैंड एरिया, और इसमें जो मुख्यतः झालावाड़ के सदर्न वेस्टर्न पार्ट की ओर, यानी झालावाड़ इस एरिया पे इस तरीके से, तो ये झालावाड़ के सदर्न और वेस्टर्न पार्ट को कवर करते हुए आता है डग गंगधार क्षेत्र। तो डग गंगधार क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? तो ये झालावाड़ में। और किस भौतिक प्रदेश में शामिल है? तो ये हाड़ौती में, यानी सब डिवीजन पार्ट ऑफ हाड़ौती एंड लोकेटेड इन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये वो जो 3 भाग जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जिसमें क्रिसेंट सेफ हिल यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ी, जिसके 2 भाग होते हैं बूंदी हिल्स और एक मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स के रूप में इनका विस्तार होता है मुख्यतः कोटा में, और बचा हुआ भाग होता है झालावाड़ में। बूंदी हिल्स अपने नाम से मिलेंगे बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। इसका मीनिंग इन 3 जिलों में होती है, बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। लेकिन किसी इंडिविजुअल या एक जिले में इसका आंसर पूछा जाए तो वो एक जिला आंसर रहेगा मुख्यतः बूंदी वाले रीजन में। उसके बाद में आता है शाहाबाद अपलैंड, शाहाबाद उच्च भूमि,
जो कि मुख्यतः बारा की ओर स्थित है, और यहाँ पाई जाने वाली विशेष आकृति की पहाड़ियां जो मिलती हैं शू ऑफ हॉर्स टाइप, यानी घोड़े के नाल जैसी आकृति की पहाड़ियां होती हैं इस तरीके की। इसके बाद में जो लास्ट वाला हिस्सा इसमें मैंने बताया था सब डिवीजन में डग गंगधार, तो डग गंगधार क्षेत्र ये झालावाड़ में स्थित है। तो ये याद रखना, हाड़ौती का सब डिवीजन जो झालावाड़ में स्थित। इसके बाद में आता है राजस्थान का एक न्यू टॉपिक, जो कि आपके आरएस मेंस के अकॉर्डिंग, या अपन यूं कह सकते हैं कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, या जो राजस्थान की जो कोई भी अदर एग्जाम है जिनमें सामान्यतः इस टॉपिक से अच्छे क्वेश्चन आजकल अप्लाई होने लग गए हैं। तो जैसे हम क्लाइमेट को स्टार्ट करेंगे तो इसमें ऐसे कई शब्द या वर्डिंग्स को हम कवर करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेवेंट या संबंधित होंगे। तो सामान्यतः एक तो जैसे ये शब्द आपका लिखा हुआ है क्लाइमेट, तो सबसे पहले तो इस टॉपिक में हम इसी पॉइंट को कवर करेंगे कि मीनिंग ऑफ क्लाइमेट या जलवायु क्या है, इसका मीनिंग क्या लिया जाता है। तो सामान्य तौर पे हम कहते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो सराउंडेड पार्ट है, चारों ओर का जो भाग है, इसको कहा जाता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। इस वायुमंडल में कुछ फिनोमिनन या कुछ घटनाएं हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, जिन्हें हम क्लाइमेट के रूप में डिफाइन करते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो मौसमी रूप में जल्दी चेंज हो जाती हैं, जिनको हम मौसमी घटनाएं कहते हैं, यानी सीजनल इंसिडेंट और फिनोमिनन, यानी जो अचानक परिवर्तन होने वाले जो वायुमंडलीय प्रभाव हैं वो मौसमी घटनाओं के रूप में, और जो लंबे समय तक चेंज होते हैं उनको हम कहते हैं क्लाइमेट या जलवायु दशाएं। तो अर्थ के चारों ओर का जो वायुमंडल है उसमें जो दीर्घकालीन दशाएं या घटनाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, जलवायु या क्लाइमेट। तो इसका डेफिनेशन रहेगा कि लॉन्ग टर्म फिनोमिना या फिनोमिनन इज नोन एज क्लाइमेट इन एटमॉस्फेयर पार्ट। वायुमंडलीय भाग में जो दीर्घकालीन घटनाएं होती हैं उनको जलवायु कहा जाता है। जबकि दूसरा है जो शॉर्ट टर्म फिनोमिना या फिनोमिनन होते हैं, उन्हें हम सीजन या मौसमी घटनाओं के रूप में डिफाइन करते हैं। और किसी भी स्थान की जलवायु को अगर डिक्लेयर किया जाना है, निर्धारित किया जाना है, तो आप 1 या 2 साल का अध्ययन नहीं करके उसमें 30 इयर्स का जो स्टडी है वो कंपलसरी है। 30 साल का अध्ययन करें, उसके बाद में वहां के क्लाइमेट को डिफाइन करें। यानी किसी स्थान की जलवायु को निर्धारण करने के लिए कितने साल की मौसमी दशाओं का अध्ययन किया जाता है, तो आंसर रहता है 30 इयर्स, यानी 30 सालों की मौसमी दशाओं का अध्ययन करके, और उसके बाद हम जलवायु को डिफाइन करते हैं या परिभाषित करते हैं। एक आता है इसके अंदर जो अभी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो एज इट इज इसमें रिपीट है अपनी, कि अपनी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की जो दीर्घकालीन घटनाएं उनको जलवायु कहा जाता है। लॉन्ग टर्म फिनोमिना टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड क्लाइमेट। पृथ्वी के चारों ओर जो दीर्घकालीन जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को अपन क्लाइमेट के रूप में डिफाइन करते हैं। क्लाइमेट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 30 इयर्स कंडीशन, यानी ये मुख्यतः 30 सालों की औसत दशाएं या घटनाएं हैं उनके ऊपर निर्भर होता है। यानी जलवायु का निर्धारण 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है। औसत दशाएं किसकी, जो औसत मौसमी दशाएं होती है उसके अकॉर्डिंग, कि 30 सालों तक एवरेज हमारा किस तरीके का मौसम या सीजन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे क्लाइमेट को बोला जाता है। इसके बाद इसी चैप्टर में सेकंड पॉइंट आता है मीनिंग ऑफ क्लाइमेट के बाद में, कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। तो हाउ इज द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान स्टेट, तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, तो हमको किस प्रकार की जलवायु महसूस होती है। कंप्लीटली हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियां भी होती है। ट्रॉपिकल अर्थात उष्ण कटिबंधीय जलवायु, इस कारण हमारी जलवायु को हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो एक कीवर्ड में इसका आंसर दिया जाता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कंडीशन इज फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंध जलवायु दशाएं पाई जाती है, यानी इस शब्द को आपको याद रखना है। सेकंड है लोकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति, यानी जो आपके क्लाइमेट जोन होते हैं यानी जलवायु कटिबंध जो होते हैं उनमें राजस्थान कहाँ स्थित है। तो
तो उसमें राजस्थान आपको मिलेगा, एक तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, इस वाले भाग को कहा जाता है उष्णकटिबंध, यानी ट्रॉपिकल जोन, जबकि इसके ऊपर वाला होता है ये टेम्परेट जोन। राजस्थान का अधिकांश भाग इसी में है, टेम्परेट जोन में। तो राजस्थान की जलवायु नहीं पूछ के राजस्थान की लोकेशन अगर पूछी जाए तो राजस्थान का मोस्ट ऑफ पार्ट है वो मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंध जोन के अंदर स्थित है। उसका कुछ या बहुत कम हिस्सा है जो ट्रॉपिकल जोन, अर्थात जो कर्क रेखा से नीचे वाला हिस्सा है वो इसमें ट्रॉपिकल जोन में जाता है, अर्थात उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शामिल होता है। तो एक तो राजस्थान का अभी अपन ने देखा, राजस्थान का एक तो लोकेशन पूछा गया और दूसरा राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है। तो क्लाइमेट है राजस्थान का सब ट्रॉपिकल टाइप उपोष्ण कटिबंध, और राजस्थान का जो लोकेशन है वो अधिकांशतः शीतोष्ण में, और बांसवाड़ा डूंगरपुर का काफी कम हिस्सा है डूंगरपुर का, तो अर्थात मुख्यतः बांसवाड़ा है वो उष्ण कटिबंध में है। उसके बाद में आता है इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी अभी तक अपन ने दो चीजें कवर की हैं चैप्टर में, मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, जलवायु क्या है, और दूसरा पॉइंट राजस्थान की जलवायु कैसी है। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट सी पॉइंट स्टार्ट होगा, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान के अंदर जो जलवायु का वर्गीकरण है वो किस तरीके से दिया गया है। इस वर्गीकरण को एक तो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है जो हमारे मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है, और दूसरा ये इंडिविजुअल भी दिया गया है, अर्थात अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा भी दिया गया है। तो इसमें आता है दो तरीके के क्लासिफिकेशन रहेंगे, एक तो जनरल क्लासिफिकेशन सामान्य वर्गीकरण, और दूसरा रहेगा इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन, अर्थात जो व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है व्यक्तिगत वर्गीकरण। तो जो सामान्य वर्गीकरण है उसके अकॉर्डिंग तो हमारे राजस्थान की जलवायु को या क्लाइमेट को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में, जिसका मेन बेस रेनफॉल को माना गया है। तो इट्स मेन बेस या इट्स बेसिस इज रेनफॉल, इसका आधार वर्षा को माना गया है। जबकि व्यक्तिगत जो विचार आते हैं उसमें एक आते हैं व्लादिमीर कोपेन। तो कोपेन के नाम से जो जलवायु भूगोलवेता थे उनके द्वारा राजस्थान के जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो आप ये याद रखना, जहां पे भी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत नाम आता है उस व्यक्तिगत नाम के अकॉर्डिंग आपकी जलवायु हमेशा 4 प्रकार की रहेगी, और जहां व्यक्तियों का नाम नहीं आता उसका मीनिंग आपको फिर क्लाइमेट कितने पार्ट्स में डिवाइड करनी है, 5 पार्ट्स में, यानी 5 भागों में उसको डिवाइड करना है। दूसरे व्यक्ति हैं ट्रिवार्था। ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग भी जैसा कोपेन के अकॉर्डिंग है 4 टाइप्स, ट्रिवार्था में भी 4 टाइप्स। तीसरे व्यक्ति हैं थॉर्नथवेट। तो थॉर्नथवेट के अकॉर्डिंग भी जैसे इंडिविजुअल या व्यक्तिगत वर्गीकरण है उसके अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में, लेकिन इनके बेस या आधार अलग हैं। जैसे कोपेन है ये मुख्यतः वनस्पति के बारे में इनका अध्ययन काफी अच्छा था, ये इनका जो मेन सब्जेक्ट था वो वेजिटेशन या बॉटनी या वनस्पति से जुड़ा हुआ था। तो इन्होंने वनस्पति पे अध्ययन करके और उस स्थान की या उस एरिया की क्लाइमेट को डिफाइन किया। तो इनका जो मेन बेस या मुख्य आधार है वो वेजिटेशन को माना गया है, और वनस्पति उसके बाद में किस पे आधारित होती है, एक तो टेम्परेचर, और उसके बाद में दूसरा होता है रेनफॉल या वर्षा की मात्रा वाला पार्ट। जबकि ट्रिवार्था ने कहा कि जो कोपेन है उनका सब्जेक्ट वेजिटेशन था, बाकी वेजिटेशन नहीं होके मुख्यतः क्लाइमेट है, वो वर्षा की मात्रा अर्थात वर्षा पे डिपेंड करती है। तो इन्होंने अपना जो बेस है वो रेनफॉल या वर्षा को माना है। उसके बाद में लास्ट में जो थॉर्नथवेट आते हैं वो कहते हैं कि डायरेक्ट रेनफॉल नहीं होता है, पहले टेम्परेचर होता है, फिर इवेपोराइजेशन या वाष्पीकरण होता है, और उसके बाद में रेनफॉल होता है। इसका मीनिंग पहले मुख्यतः तापमान, फिर वाष्पीकरण, और उसके बाद में वर्षा। तो इन सब को आधार लिया था थॉर्नथवेट ने, और जो इंडिविजुअल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है उसमें ज्यादा ऑथेंटिसिटी थॉर्नथवेट के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की है। अर्थात इन सभी व्यक्तिगत वर्गीकरणों में सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किसका है, थॉर्नथवेट का। तो यहां से तो अपने को कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स ही याद रखने हैं कि जलवायु का जो वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं उसमें जनरल या सामान्य आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा जाता है, जहां मुख्यतः बेस या आधार है वो किसको माना जाता है, वर्षा की मात्रा को। जबकि
दूसरा है वो है व्यक्तिगत वर्गीकरण, इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। व्यक्तिगत वर्गीकरण में 3 प्रमुख व्यक्ति आते हैं। एक तो इसमें आते हैं कोपेन, एक रहते हैं इसमें ट्रिवार्था, और एक इसमें आते हैं थॉर्नथवेट। व्यक्तियों का नाम जैसे ही मैंने आपको बताया था, ये नाम आते हैं टाइप्स ऑफ क्लाइमेट आपके फिक्स हो जाएंगे। व्यक्ति का नाम आते हैं 4, और व्यक्ति का नाम नहीं आके जनरल आए तो आंसर रहेगा आपका 5 टाइप क्लाइमेट लोकेटेड इन राजस्थान। जबकि व्यक्ति के नाम आते ही आपको कितने प्रकार के क्लाइमेट राजस्थान में बताने हैं? 4, जिसमें कोपेन का सब्जेक्ट वेजिटेशन या वनस्पति, और वनस्पति मुख्यतः तापमान और वर्षा पर भी आधारित होती है, तो वेजिटेशन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ट्रिवार्था इन्होंने अपना मेन बेस माना रेनफॉल या वर्षा को, और थॉर्नथवेट ने सिस्टमेटिक तरीके से कि पहले टेम्परेचर होगा, फिर वाष्पीकरण अर्थात इवेपोराइजेशन, और उसके बाद में रेनफॉल अर्थात वर्षा होगी। इसमें स्टार्ट होते हैं या स्टार्टिंग करेंगे हम जनरल क्लासिफिकेशन से। तो जो सामान्य वर्गीकरण है, सामान्य वर्गीकरण में राजस्थान की जो जलवायु है इसको मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब ये 5 भाग कौन से होते हैं? तो जनरली राजस्थान का जो मैप अपन बनाते हैं उसमें अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है, अरावली के पश्चिम का जो भाग है, उसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, शुष्क और अर्ध शुष्क। इनका मीनिंग है एरिड एंड सेमी एरिड। उसके बाद में जो नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन है अर्थात अरावली, प्लेन एरिया मैदानी भाग, और इस साइड में हाड़ौती। इनमें कंटिन्यू वर्षा की मात्रा अपनी बढ़ती हुई जाती है। तो अरावली में थोड़ी कम वर्षा होती है, इस कारण उसको कहते हैं उपार्द्र, सब ह्यूमिड। मैदानी भाग में एवरेज वर्षा होती है जिसको नाम दिया जाता है ह्यूमिड या आर्द्र। हाड़ौती की ओर जाते जाते वर्षा की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है जिसको नाम दिया जाता है वेरी ह्यूमिड या अति आर्द्र। तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के क्लाइमेट हैं इस साइड, और 2 प्रकार के क्लाइमेट हैं पश्चिम की ओर, शुष्क और अर्ध शुष्क। अब इन क्लाइमेट को जो नाम दिया गया है वो वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग है। किसी एरिया में बारिश कम है तो अपन कहते हैं एरिड या शुष्क क्षेत्र, थोड़ी सी अधिक है तो उसको कहते हैं सेमी एरिड या अर्ध शुष्क। एवरेज से वर्षा कम है तो कम गीला अर्थात उपाद्र, सामान्य गीला है तो कहेंगे अपन आर्द्र या ह्यूमिड क्लाइमेट, और सामान्य से अधिक गीला है तो उसको कहेंगे अपन अति आर्द्र प्रकार की जलवायु। तो इसी तरीके से अपने राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। पश्चिम में यह कम वर्षा के क्षेत्र वाला है उसको एरिड, थोड़ा अधिक है वो सेमी एरिड। नेक्स्ट अरावली वाला पोर्शन है वो सब ह्यूमिड, मैदानी भाग की ओर ह्यूमिड, और राजस्थान के दक्षिण और राजस्थान का हाड़ौती प्रदेश वाला पार्ट है वह है वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इनमें वर्षा की मात्रा को बेस माना गया है, जैसे इनके नाम से पता लग रहा है, किसी को आप एरिड कह रहे हैं, किसी को वेरी ह्यूमिड, तो इसका मीनिंग इनमें वर्षा का स्केल है वो आपका बढ़ता हुआ होगा, यानी शुष्क से और अति आर्द्र की ओर। और इस स्केल को आपको याद करना है 2020 के गैप से। लास्ट वाले में हालांकि आपको 40 का गैप रखना है, तो पहले 2020 का गैप 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, लेकिन यहाँ पे 40 का गैप रखना, 80 to 100 नहीं होके 120 सेंटीमीटर। और फिर ये कौन से फिजिकल डिवीजन में है? तो जहां सामान्यतः अरावली के पश्चिम वाले पार्ट है इनको माना जाता है वेस्टर्न डेजर्ट का पार्ट। फिर उपाद्र वाला आता है अरावली, आर्द्र वाला आता है ईस्टर्न प्लेन, और लास्ट में अति आर्द्र आता है हाड़ौती प्लेट्यू या हाड़ौती रीजन वाला पार्ट। इसका मीनिंग है ये जो नाम दिए गए इन राजस्थान वाले एरियाज को, ये वर्षा की मात्रा के अकॉर्डिंग दिए हैं, और ये जनरल क्लासिफिकेशन के रूप में होता है। तो राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो आंसर रहेगा आपका जनरल क्लासिफिकेशन में इसको 5 टाइप या 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन आते हैं, उसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोपेन वाला।
ये जनरल क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है उसके 2 पार्ट हैं। हालांकि इसको शुष्क मरुस्थल बोलते हैं, टाइम अपन कितना बोलते हैं 0 से 25, लेकिन क्लाइमेट या जलवायु वाले टॉपिक में इसको 0 से 20 ही बोला जाता है, जबकि सेमी एरिड क्लाइमेट को 20 से 40। तो यहाँ बात अपन डेजर्ट की नहीं कर रहे, अर्थात शुष्क मरुस्थल की नहीं करके शुष्क कटिबंधीय जलवायु की करते हैं। तो अर्थात जिसमें क्लाइमेट शब्द यूज होगा वो 0 से 20 या 20 से 40, जबकि यहाँ भौतिक प्रदेशों का यूज होता है जैसे शुष्क मरुस्थल। तो मरुस्थल क्या है, फिजिकल डिवीजन, तब हम कहते हैं 0 से 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला एरिया। और अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो मरुस्थल इंडिकेट होते हैं, अपन कहते हैं 25 से 50 वाला। तो यहाँ मरुस्थल नहीं होके क्लाइमेट शब्द यूज हो रहा है, यानी जलवायु के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसीलिए अपन ने इनके आगे जो शब्द यूज किए हैं एरिड क्लाइमेट यानी शुष्क कटिबंधीय जलवायु, तो इनके आगे सामान्यतः जलवायु शब्द यूज किए जाते हैं। इसके बाद में जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जो है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, उसका जो मेन बेस है वो किसको माना गया था, वनस्पति, तापमान और वर्षा को, वेजिटेशन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने राजस्थान के जलवायु को कितने भागों में बांटा है, इन्होंने राजस्थान के जलवायु को मेनली 4 डिवीजन या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो सामान्यतः एक वर्ड क्लासिफिकेशन आता है कोपेन का, उससे अपन इन 4 भागों को निकालेंगे। जैसे कोपेन ने कहा था कि जो इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, वहां पाई जाने वाली जो क्लाइमेट है ये गर्म प्रकार की जलवायु होती है, अर्थात ए टाइप क्लाइमेट। और इसको डिफाइन किया था उष्ण कटिबंधीय या उष्ण जलवायु के रूप में, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट के रूप में। इसके ऊपर की ओर जाते हैं तो बी टाइप क्लाइमेट, जो 2 कंडीशन में होती है। इसमें अगर डब्ल्यू यूज होता है बी के साथ तो ये होती है एरिड डेजर्ट या शुष्क मरुस्थल, और इसमें अगर एस लिखा हुआ होता है बी के आगे तो उसको इंडिकेट किया जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसके ऊपर की ओर चलेंगे अपन तो इसके ऊपर की ओर मिलेगी सी कैटेगरी वाली क्लाइमेट, जिसको नाम दिया जाता है उष्ण से थोड़ा कम तापमान होता है, अर्थात सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट, यानी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। और उसके ऊपर डी और ई वाले पार्ट, डी वाला पार्ट जहां पे जलवायु को कहा जाता है हिमतुल्य जलवायु, और जो लास्ट वाला ध्रुवीय वाला क्षेत्र है उसको नाम दिया जाता है ध्रुवीय जलवायु या पोलर टाइप क्लाइमेट। तो राजस्थान के अंदर आप देखते हैं कि राजस्थान में ना तो हिमतुल्य यानी स्नो टाइप और ना ही पोलर टाइप क्लाइमेट होती है। तो राजस्थान में ना तो डी शब्द और ना ही ई शब्द को काम में लिया जाएगा, अर्थात इनमें से हमारे जिन वर्ड्स को लिया जाएगा वो होंगे ए, और 2 बी वाले पार्ट होंगे, बी डब्ल्यू के साथ और बी एस के साथ, और एक सी वाला पार्ट होगा। अर्थात ये टोटल जो डिवीजन है ये 4 बनेंगे, ए, 2 बी वाले पार्ट और एक सी वाला पार्ट। अब राजस्थान के मैप में इन पोर्शन को देखें तो पहले तो ये जो पार्ट हैं ये कौन से हैं ये देखिए। जैसे कोपेन ने जो मेन जो क्लासिफिकेशन किया था वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग, उसमें से इन्होंने एक तो ए, एक बी और एक सी, केवल इन 3 को लिया, जबकि डी और ई अर्थात स्नो टाइप, हिमतुल्य और पोलर टाइप ध्रुवीय तुल्य जलवायु राजस्थान में नहीं है। तो हमारे एक तो उष्ण, एक उपोष्ण और एक उपोष्ण था सी वाला, उपोष्ण, और बी में 2 कैटेगरी थी एरिड और सेमी एरिड। तो ए में डायरेक्ट क्या लगाया जाता है ए डब्ल्यू, जबकि जो बी वाला था इसमें 2 तरीके की कैटेगरी होती हैं, जहां वर्षा बहुत कम होती है वो बी डब्ल्यू, जहां थोड़ी सी ज्यादा हो इससे वो बी एस, और हमारे यहाँ का डेजर्ट का तापमान अधिक होता है तो इसको इंडिकेट करेंगे एच से, यानी जहां एवरेज 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो वहां इंडिकेट होता है स्मॉल एच लेटर। और ये जो लास्ट वाला है सी वाला पार्ट, इसको लिखते हैं अपन सी, डब्ल्यू और जी के नाम से। तो ये जो लास्ट वाले जो डिजिट है इनके साथ या जो शब्द है इनके साथ, वो सब में राजस्थान में ए के आगे भी विंटर ड्राई, इसमें भी विंटर ड्राई,
इसमें भी विंटर ड्राई, यानी स्मॉल लेटर डब्ल्यू का मीनिंग होता है विंटर ड्राई, यानी सर्दियां हमारी शुष्क होती हैं। और सी वाले में भी विंटर ड्राई, और जी का मीनिंग होता है इक्विलेंट गंगेटिक प्लेन, गंगा के मैदान जैसे उपजाऊ भाग। तो राजस्थान में गंगा जैसे उपजाऊ मैदानी भाग कहां पर हैं? राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग। इसका मीनिंग पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु है CWG में। राजस्थान के पश्चिम में जलवायु है शुष्क एंड अर्ध शुष्क, और राजस्थान के वागड़ यानी दक्षिणी भाग और हाड़ौती की ओर जो जलवायु है वो मिलेगी आपको AW। तो राजस्थान में जो कोपेन के द्वारा जो 4 शब्द निकाले गए हैं क्लाइमेट के लिए वो ये हैं, ABC से 4 निकाले हमने, जिसमें बी के 2 पार्ट रहेंगे, एरी डेजर्ट और सेमी एरी डेजर्ट अर्थात शुष्क और अर्ध शुष्क भाग। अब इनका विस्तार राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो सामान्यतः राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और इस साइड में से सदन कोटा और झालावाड़ वाला एरिया ये शामिल होता है AW के अंदर। वागड़ और हाड़ौती में मुख्यतः सदन कोटा, बारा और झालावाड़, और इसके ऊपर का जो बचा हुआ भाग है ये वाला हिस्सा जो राजस्थान के पूर्वी भाग में फैला हुआ है मैदानी भाग में। तो मैदान में आपको छोड़ना है काऊ को, यानी काऊ से याद रखना C4, तो CWG वाला रहेगा आपका मैदानी भाग की ओर। फिर राजस्थान के पश्चिम की ओर सामान्यतः ये वाला जो हिस्सा है जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम है, इस वाले हिस्से को लिखा जाता है BWHW, यानी एरी डेजर्ट वाला पार्ट। इसके बाद इसके इस साइड वाला जो हिस्सा बचा है जो राजस्थान में कोपेन का सबसे बड़ा क्लाइमेटिक जोन होता है, ये वाला जो पार्ट है इसको नाम दिया जाता है BWHW, अर्थात सेमी एरिड डेजर्ट के रूप में। तो ये एरिड, ये सेमी एरिड, और सी वाले को कहेंगे सब ट्रॉपिकल अर्थात उपोष्ण उपाद्र जलवायु प्रदेश, और लास्ट वाले को कहेंगे ट्रॉपिकल अर्थात उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस हिस्से में तापमान भी अधिक है, वर्षा भी अधिक है। तो उष्ण आर्द्र इसमें थोड़ी कम है, तापमान भी कम है, वर्षा भी कम है। तो उष्ण की जगह उपोष्ण और आर्द्र की जगह उपाद्र जलवायु, और यहाँ का सेमी एरिड क्लाइमेट, और लास्ट वाला है एरिड क्लाइमेट अर्थात शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र और अति आर्द्र। ये कोपेन के क्लाइमेट जोन थे जिनका विस्तार आपको याद रखना है। जैसे कि इनका जो विस्तार है ये आपके वागड़ और हाड़ौती रीजन में, वागड़ मीन्स आपको पहले बताया हुआ है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और हाड़ौती का मीनिंग लिया जाता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। जबकि ये वाला जो पोर्शन है CWG वाला, इसमें राजस्थान के जो जिले आते हैं उनको आपको इस तरीके से याद करना है कि एक तो एकीकरण में अर्थात राजस्थान का यूनिफिकेशन जब हुआ था, जिले जोड़े गए थे, तो प्रथम चरण में कौन से थे? अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। और इसी को वापस रिपीट करना है A, B, C, D। इस बार मीनिंग लेंगे अलवर की जगह अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, C का मीनिंग रहेगा आपका चित्तौड़, और D का मीनिंग रहेगा दौसा। फिर CWG वाले में राजस्थान के RSTU अर्थात राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, ये जिले इसमें शामिल होते हैं। और स्टेट कैपिटल को भी इसी एरिया में शामिल किया जाता है अर्थात राज्य की राजधानी जयपुर को भी। फिर राजस्थान के जो पश्चिम वाले BWH, इसमें शामिल होने वाले जो प्रमुख जिले हैं, बड़े जिले हैं, वो दो ही हैं, एक तो जैसलमेर और एक बीकानेर। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके माइनर पार्ट लिए जाते हैं, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू डिस्ट्रिक्ट। बाकी मुख्यतः जैसलमेर, बीकानेर में BWHW, और बाकी बचा हुआ जो घग्गर, शेखावाटी, नागौर और आपका पाली के टच वाला अर्थात लूनी बेसिन। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने पढ़ा था डेजर्ट में अर्ध शुष्क में। जैसे अर्ध शुष्क के आपको 4 भाग बताए थे डेजर्ट में मैंने, 2 रिवर्स के अकॉर्डिंग लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन, और 2 एरिया के अकॉर्डिंग नागौरी उच्च भूमि और शेखावाटी अंतः प्रवाह भूमि।
तो ये वाले जो पार्ट थे ये थे सेमी एरिड डेजर्ट पार्ट में। तो सेमी एरिड जो डेजर्ट पार्ट है अर्थात अर्ध शुष्क मरुस्थल है, ये कोपेन का सबसे बड़ा रीजन या सबसे बड़ा क्लाइमेटिक जोन राजस्थान में है। तो ये जो 4 क्लाइमेटिक जोन है इनका एक तो एरिया कहाँ पे, ये आपको समझ में आना चाहिए, अर्थात ए पश्चिम में है अरावली के, बी और मैदानी भाग की ओर क्लाइमेट की कौन सी कैटेगरी है, सी वाली, यानी उपोष्ण, उष्ण, और बी का मीनिंग लिया जाता है एरिड या शुष्क। शुष्क में 2 कंडीशन बनती है, डब्ल्यू के साथ एरिड और एस के साथ सेमी एरिड अर्थात अर्ध शुष्क जलवायु दशाएं। इसके बाद में जो कोपेन के इन क्लाइमेट जोन को नाम क्या दिया जाता है, एरिया कौन सा होता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इस वाले पोर्शन को हम कवर करेंगे अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस वाले पार्ट में। इस टॉपिक को फिलहाल इसी पॉइंट के ऊपर अपन विराम देते हैं या समाप्त करेंगे। थैंक यू।